1846th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर। दिवाली का हफ्ता है, अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की है या आप प्लान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप गोल्ड की शॉपिंग करें तो द ग्रेट इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल शुरू है। आप जा सकते हैं पारेख ज्वेलर्स में और 25 ग्राम तक सोना जीत सकते हैं, है ना। तो आप कृपया जाएं एट द न्यू स्टोर विच इज एट बजाज नगर स्क्वायर, जस्ट बिफोर बजाज नगर स्क्वायर टुवर्ड शंकर नगर, एंड वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन्स ऑफ ज्वेलरी एट पारेख ब्रदर ज्वेलर्स। ऑल्सो पहनावा को धन्यवाद, बिग थैंक यू टू वी ग्लो विथ वसुधा अग्रवाल। अगर आपने आपके घर में शादियां हैं, पार्टियां हैं, तो आपको मेकअप जरूर लगेगा। लेडीज आपसे बात कर रहा हूं मैं, तो आप वसुधा अग्रवाल से जरूर बात कर सकते हो। वन ऑफ द फाइनेस्ट मेकअप आर्टिस्ट वी हैव। होम फर्निशिंग्स बाय नन अदर देन फोर सीजन्स, अ स्टोर एट धर्मपेट, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, नागपुर का हॉस्पिटल, एंड अंजनी एक्सोटिका मेहान। हम घर बनाते हैं, और अगर आप घर बना रख चुके हैं लेकिन आपके घर का किचन और वार्डरोब अच्छा नहीं है तो स्टाइलिक्स किचन एंड वार्डरोब से जरूर संपर्क करें। मेरी आज की जो मेहमान है वो एक रेडियो प्रेजेंटर रह चुकी हैं, एक कविताएं लिखने में इंटरेस्टेड हैं, कथाएं लिखने में इंटरेस्टेड हैं, एक अपनी खुद की एक कंपनी चलाती हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज्ञान से भरपूर है। वो साइंस की बात हो, वो कथक की बात हो, वो सिंगिंग की बात हो, वो ओरिटरी स्किल्स की बात हो, शी इज a pure superwoman in that. Please welcome my guest today, Mrs. वृषाली देशपांडे। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना वक्त निकाल कर आई और आज आप हमसे बात करनी है। मैम आपको भी धन्यवाद, आप मुझे इस मंच पर ले आए। ये पिंपरीकर साहब की जो बिटिया है, ये कहाँ से कहाँ तक पहुंची है, कैसी जर्नी रही है? जर्नी कहें तो बहुत ही सादी रही है, मतलब बहुत संघर्षपूर्ण बिल्कुल भी नहीं रही है। मेरा संघर्ष जो आमतौर पे हम कहते हैं कि पैसे की तंगी हो, आर्थिक तंगी हो, या फिर घर से कोई सपोर्ट न हो, ऐसी कोई बात नहीं रही है। बचपन से ही माता पिता ने भी बहुत सपोर्ट किया है, और शादी के बाद मेरे जो ससुराल वाले हैं, मेरे पति हैं और मेरी बिटिया है, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैम, बचपन में आप कथक सीखा करती थी, सिंगिंग सीखा करती थी, उसको कहाँ तक लेके गई आप? सिंगिंग और कथक मैं बहुत बचपन से सीखती रही हूँ। मैं जिस गांव से आती हूँ वहाँ पे कोई ऐसे खास माहौल नहीं था इन दोनों चीजों का, खासकर डांस का, शास्त्रीय नृत्य का। पर फिर भी मेरे माता पिता ने मुझे शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए भेजा, और 6 वर्ष की आयु से मैं शास्त्रीय नृत्य सीखना शुरू किया था मैंने। मैं उसको आगे तक तो ले गई, फिर जैसे ही मैं कॉलेज में दाखिल हुई उसके बाद वो छूट सा गया, पर मैंने उसे फिर से पकड़ा जब मैं एंकरिंग और निवेदन इस क्षेत्र में आई, और फिर उसका साथ मैंने थियोरेटिकल साथ में उसका ले रही हूँ और उसका आनंद भी ले रही हूँ, और उसके साथ बहुत ही समृद्ध भी होती जा रही हूँ। मैम, आपने स्कूल में भी पढ़ाने का काम किया, कॉलेजेस में भी पढ़ाने का काम किया, क्या क्या पढ़ाती थी आप? मैं साइंस पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं साइंस पढ़ाती थी स्कूल में भी और कॉलेज में भी। ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाया, और बहुत आनंद आया सिखाने में। हम जो सीखते हैं ना, वो सबसे बड़ी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें क्या सीखा आपने, क्या एक्सपीरियंसेस थे? विषय के बारे में तो सीखती ही गई मैं जी, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे भी बहुत सारी बातें सीखने जैसी होती हैं। सबसे बड़ी बात होती है अपने इनोसेंस को बरकरार रखना जी। तो वो कोशिश मेरी आज भी जारी है, क्योंकि जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो इनोसेंस कहीं न कहीं थोड़ी सी गुम सी हो जाती है। बिल्कुल। तो उसकी बहुत कोशिश होती रहती है मेरी। बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं जी, तो वो ऑनेस्टी की भी कोशिश रहती है मेरी, जितना हो सके उतना ईमानदार रहें। और जितना हो सके मतलब कितना, मतलब ये तो पकड़ लिया आपने। कंडीशन सप्लाई है, मतलब जो बात बुजुर्ग जो बात कहते हैं ना कि किसी का भला हो रहा है तो झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल उस हद तक। अच्छा, ये सही है। मैम, जब क्योंकि मैं टीचर्स के साथ भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, और उनकी भी जो जीवन शैली उसको मैं बड़े करीब से समझता हूँ, लेकिन
मैम पुराने वक्त में जिस तरह से स्टूडेंट्स हुआ करते थे और आज के जो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, मैम क्या अंतर समझती हैं आप पहले के स्टूडेंट्स में और आज के स्टूडेंट्स में? पहले के स्टूडेंट्स को आज के स्टूडेंट्स जितना एक्सपोजर नहीं था। जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त होता था अपने शिक्षक से या फिर पुस्तकों से। जी। आज एक्सपोजर इतना बढ़ गया है इंटरनेट की वजह से और अन्य चीजों की वजह से कि स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ी बहुत तैयारी भी करके आते हैं जी। और कहीं टीचर गलत हो जाए तो सीधे उठ के खड़े होके बोलते हैं कि हमने तो ऐसे पढ़ा है, आप ऐसे क्यों बता रहे हैं जी। तो टीचर्स को हमेशा बहुत ही चुस्त मुस्तैद और एकदम अप टू डेट ज्ञान रखने की जरूरत होती है। पहले भी टीचर्स ये सब करते थे जी, पर फिर भी वो उनका ज्ञान भी उनके पढ़ने से और उनके भी टीचर्स से बात करने से ही बढ़ता था जी। तो उससे परे जाके आज के टीचर्स को तैयार रहना पड़ता है। मैम जब आप अहमदनगर में पढ़ा रही थी, औरंगाबाद में पढ़ा रही थी, नागपुर आना कैसे हुआ वापस? नागपुर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया यहाँ पर और फिर हम सभी नागपुर आ गए। और यहाँ पर आने के बाद किसी स्कूल कॉलेज को ज्वाइन किया? नहीं, स्कूल कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया। यहाँ आकर मैंने मतलब औरंगाबाद में ही काम शुरू कर दिया था। यहाँ आकर मैंने फिर से अपने पैर जमाने की कोशिश की। औरंगाबाद में मेरा अपना एम्पायर था जी, तो उसको छोड़कर मैं नागपुर आई थी। तो यहाँ पर फिर से बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ा मुझे। तो वो मैंने सब किया और आज काफी हद तक सेटल्ड हूँ, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैम जब आप ये शब्द का आपने इस्तेमाल किया एम्पायर था, तो मैम उस एम्पायर के अंदर में क्या क्या था? उस एम्पायर के अंदर बहुत सारी चीजें थी। जैसे आपने जिक्र किया कि मैं स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाती थी। उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक यूनिट होती है, स्टेट रिसोर्स सेंटर, वहाँ पर मैं रिसर्च एंड प्रोग्राम एसोसिएट के तौर पे काम करती थी, नौकरी करती थी। और वहाँ पर मुझे बहुत सारा सामाजिक कार्य करने का अवसर मिला। मैं आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स जो स्कूल में पढ़ते हैं वो भी एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स, उनके साथ मैंने काम किया। एड्स से बाधित जो महिलाएं हैं उनके साथ मैंने काम किया। SHG की महिलाएं होती हैं, स्वयं सहायता समूह की, उनके साथ मैंने काम किया। काफी सारे लोगों के साथ और काफी सारे सोशल स्टेटस के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। और वहाँ पर भी मेरा अपना नेटवर्क बनता गया, लोग मुझे चाहने लगे और मैं भी लोगों के साथ रहती गई। तो वो एक नेटवर्क था। उसके बाद मैं आकाशवाणी औरंगाबाद पर कैजुअल न्यूज रीडर ट्रांसलेटर के तौर पे काम करती थी। तो सारे मराठवाड़ा में मेरी आवाज सुनाई देती थी, तो वो भी लोग मेरे साथ जुड़ते गए। फिर मैंने ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, कॉपीराइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ऑडियो बुक्स, वॉइस ओवर्स, ये सारा काम शुरू कर दिया औरंगाबाद में रहती जी। और मेरा एक छोटा सा अपना प्री स्कूल था जहाँ मैं बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करती थी। तो वो भी एक बनाना, तो ये सारा मेरा अपना था जी। फिर यहाँ पे नागपुर आई तो फिर से शुरू किया जी। मैम जब रेडियो के साथ आप जुड़ी जी, वो कैसे हुआ? मतलब कैसे पता चला कि वहाँ पर, क्योंकि आप औरंगाबाद में तो काम कर रही थी, तो फिर नागपुर में क्या डिफिकल्ट था लगना? एक्चुअली वो जो ट्रांसफर होता है रेडियो स्टेशन टू रेडियो स्टेशन, वो पॉलिसी तब खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पर इतना जुड़ नहीं पाई उससे। पर औरंगाबाद में जब थी तो हमारे पड़ोस में ही वहाँ के एडिटर रहा करते थे जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसी ओपनिंग्स हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। तो मैंने अप्लाई किया, तो बाकायदा उसका रिटन टेस्ट हुआ था, फिर इंटरव्यूज हुए थे, ऑडिशन हुए थे। तो इन 3 इसमें से मैं उसमें सिलेक्ट हो गई थी। मैम गवर्नमेंट रेडियो स्टेशन और प्राइवेट रेडियो स्टेशन का भले कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आप फिर भी गवर्नमेंट जो आकाशवाणी है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? प्राइवेट रेडियो स्टेशन की वजह से क्या आकाशवाणी को लोग भूल गए हैं, या फिर आकाशवाणी की जो मर्यादा है वो बहुत ज्यादा है? प्राइवेट रेडियो स्टेशन की मर्यादाएं हैं, वो एक सिटी लिमिट तक ही। हाँ, प्राइवेट रेडियो स्टेशन की सिटी लिमिट की मर्यादा तो है ही, पर आज भी अगर कोई विश्वसनीय जानकारी आप चाहते हैं तो लोग रेडियो की तरफ ही मुड़ते हैं। तो वो ऑल इंडिया रेडियो की सबसे बड़ी खासियत है और उसका अपना एक ऑडियंस है, अपने श्रोता हैं और वो रेडियो से हटते नहीं है। आजकल तो कई युवा है जो खासकर विविध भारती से
और आकाशवाणी का ज्ञानवाणी भी केंद्र है, उनसे जुड़ते जा रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आकाशवाणी की लोकप्रियता कम हो गई है। हाँ, उसके ये कह सकते हैं कि प्राइवेट रेडियो स्टेशंस के साथ आकाशवाणी जो कि जिसकी मोनोपोली थी एक समय, वो अब नहीं रही है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट की भी जो मर्यादा है जी, वो रेडियो स्टेशंस की बहुत कम है। जी, वो न्यूज प्रसारित नहीं कर सकते, वो कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं दे सकते, या किसी खबर को बहुत ज्यादा उस पर नहीं बात कर सकते। लेकिन आकाशवाणी में ऐसा नहीं है। तो आप जो शो करती थी वो किस किस्म का शो था? मेरा न्यूज रीडिंग का था, और साथ ही शहर में या मराठवाड़ा में जो भी खास इवेंट्स हुआ करते थे उसके बारे में कुछ बताने का था। तो उसमें हम लोग ये नहीं सोचते थे कि ये इस पॉलिटिकल पार्टी से है या उस पॉलिटिकल पार्टी से है, या इस सामाजिक विचार से है या उस सामाजिक विचार से है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। ऐसी बात कभी नहीं हुआ करती थी, और आज भी नहीं है। आकाशवाणी के साथ हर चीज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, तो वो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। मैम, आर यू अ प्राउड इंडियन? ऑफ कोर्स, यस। सो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आपने न्यूज पढ़ने का काम किया, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम किया। जब खबरें आपके सामने आती थी और आप जब वो खबर पढ़ती थी, तो हर खबर कोई अच्छी खबर तो होती नहीं है, पर ऐसी खबरें जो समाज से रिलेटेड हो, जो लोगों के जीवन से रिलेटेड हो, जिससे लोगों के जीवन में बहुत सारे उथल पुथल हो सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, जब ये खबरें आप तक आती थी, मैम, मन में दर्द, टीस, तकलीफ होती थी? मन में दर्द, टीस, तकलीफ सब कुछ होता था। मतलब मुझ पर तो ये भी नौबत आई कि हमारे पड़ोस में रहते थे, हमारे फैमिली फ्रेंड जिसे कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति थे, औरंगाबाद में जाने माने व्यक्ति थे, और उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें डेथ हो गई। तो वो खबर भी मुझे बताना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि अपने किसी की डेथ की खबर आप आकाशवाणी पे सुना रहे हो, इससे दर्दनाक बात या टीस देने वाली बात कोई हो सकती है। पर हमें ये भी पढ़ाया जाता है, ये भी सिखाया जा सकता है, और हमारे सीनियर न्यूज रीडर्स जो हैं उनसे हम ये सीखते गए हैं कि खबर कोई भी हो उसे हम न्यूट्रल होकर ही बताएं, ये पब्लिक पे छोड़ दें उसे कैसे लेना है। क्या जर्नलिज्म में, क्या पत्रकारिता में आप ये न्यूट्रलिटी देखती हैं, महसूस करती? काफी हद तक कम हो गई है। कई बार मुझे, मतलब ये मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत मत है कि मुझे लगता है कि नहीं, इसके बारे में और कुछ लिखा जाना चाहिए था, या इसका एनालिसिस और अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए था, ताकि आम आदमी इसके पीछे क्या है वो समझ पाए। जी। पर वो शायद ही होता है, क्योंकि आजकल हर एक अखबार की, हर एक न्यूज चैनल की, या फिर आप रेडियो एफएम भी ले लीजिए, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती है, अपने रूल्स होते हैं, अपनी एक स्टाइल बुक होती है, तो उस हिसाब से वो लोग चलते हैं। मैम, एक शब्द 2014 के बाद बड़ा चलन में आया, और ये शब्द डिक्शनरी के कौन से हिस्से से निकल कर आया ये लोग भी नहीं समझ पाए, लेकिन ये लोगों की जिंदगी की डिक्शनरी में शामिल हो गया, और वो शब्द है नरेटिव। कि कोई भी खबर या कोई भी बात का एक नरेटिव तैयार करना, एक मानसिकता तैयार करना। क्या मैम एक न्यूज एजेंसी या फिर एक न्यूज बात कहने वाली एक पत्रकार, क्या एक लिखने वाला पत्रकार, क्या उनके लिए, क्या वो उन्होंने तय करना चाहिए जो नरेटिव है? वो नैरेटिव, ये बात जो है वो पॉलिटिकल एरिया से या सोशल एरिया से निकल कर आती है। जी। मुझे लगता है जो जर्नलिज्म मैंने सीखी है जी। उसमें वो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि किसी पत्रकार ने या किसी ने ऐसे नैरेटिव तैयार नहीं करना चाहिए। जिसका भी जो नैरेटिव तैयार करना चाहता है, वो उसका मत क्या है, उसका ओपिनियन क्या है, वो क्यों कर रहा है, और आम आदमी के लिए वो क्या हो सकता है। इन दोनों का बैलेंस पत्रकार ने भी रखना चाहिए, और उस अखबार ने भी रखना चाहिए, या टीवी चैनल ने भी रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैम, जो यूजर है, जो एंड यूजर है, क्या मैम वो भी इस पूरे के पूरे तूफान में फंस गया है? बिल्कुल फंस गया है, क्योंकि आज जो जमाना है ना, वो एकदम फॉरवर्ड का जमाना हो गया है। जी। जैसे ही मुझे कोई खबर आती है, कोई न्यूज पता चलती है, या कोई सिंपल स्टेटमेंट भी आ जाता है मेरे पास, तो मैं उसको पढ़कर
उसके ऊपर बिना सोचे उसे फॉरवर्ड कर देती हूँ जी। तो मुझे लगता है कि हमें उसके ऊपर सोचना की आदत डाल लेना चाहिए। मैम सोशल वर्क भी आपने बहुत किया है, वो औरंगाबाद हो या फिर नागपुर में भी आप कई सारे सोशल वर्क से हमेशा जुड़ी रहती हैं। जब आप समाज में जाती हैं, एड्स के पेशेंट्स के लिए आपने काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, मैम जब ऐसे तबके के लोगों के लिए जब आप काम करती हैं तो क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनका विश्वास टूटा है? क्योंकि हर 5 साल में तो मैम ये किसी उम्मीद से ही वोट देते होंगे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या पॉलिटिकल सिस्टम इन्हें उस किस्म की मदद नहीं कर पा रहा जो ये डिजर्व करते हैं? ये बात तो है कि हर तरीके की मदद नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट के भी अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं या हो सकते हैं, और इन लोगों के भी मतलब इन्हें मदद तो मिलनी ही चाहिए, पर वो लोग अब इतने होशियार हो गए हैं या फिर इतने तैयार हो गए हैं कि वो जितना नीचे आते हैं देख कर कि ये क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, उतना ही ऊपर भी उभरते हैं। वो खुद का सोच कर अपने लिए कुछ ना कुछ सिस्टम बना लेते हैं जी। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है उनकी को। दुख तो करते हैं, परिस्थिति खराब होने पर दुख तो करते हैं, पर किसी न किसी तरीके से जीने का जरिया जरूर ढूंढ लेते हैं। ये हमारे इन लोगों की बहुत बड़ी बात है, और यही समाज में जो काम करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, सोशल वर्कर्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, उनके लिए ऊर्जा देने वाली बात यही लोग होते हैं। मैम क्या हम सबके डीएनए में ये थॉट प्रोसेस या एटीट्यूड या एक तरीके का एक सिस्टम दौड़ रहा है जहां पर हम इसमें मेरा क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? काफी हद तक, क्योंकि आप ऐसे भी सोशल, हर कोई ऐसा है ये मैं नहीं कहूंगी, पर कई सोशल वर्कर्स या पॉलिटिकल वर्कर्स, मैं नेता नहीं कह रही हूँ, वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैंने किसी की थोड़ी भी मदद की है तो वो अखबार में आ जानी चाहिए, या फिर तुरंत मैं फोटो डालकर फेसबुक पर डाल दूंगी या ट्विटर पर डाल दूंगी। ऐसी चीजें हैं, और लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका खुद का प्रचार प्रसार हो। मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा दूर जाके हम जिनके लिए कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है उसका प्रचार हो, ताकि लोग और बहुत सारे लोग उससे जुड़ते जाएं, उन्हें सही मायने में मदद मिले। क्या ये सब चीजें जब आपके आसपास घटती हैं तब कोई कविता आप लिखती हैं? लिखती हूँ अब तक आपने सोचती हूँ जी, पर फिर भी मुझे हर बार ये लगता है कि जो स्थिति मैंने देखी है या जितनी तकलीफ या दर्द देखा है वो शब्द मेरे कम पड़ जाते हैं। पर मैम ये तकलीफें जब आप देखती हैं, महसूस करती हैं, और वहां से जब घर आती हैं, क्या देशपांडे साहब की पत्नी वो दर्द अपने अंदर लेके आती है? हाँ, लेके आती है। मैं भी इंसान हूँ, और मैं क्या नहीं आ सकती। तो फिर क्या ऐसा होता है जिससे ये दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है? जैसे ही आप अपने घर की चौखट में आ जाते हैं तो अपना घर ही सुकून देने वाली बात होती है जी। ऐसा तो होता नहीं है कि मैं बाहर से आती हूँ, दर्द लेके आती हूँ किसी चीज का, तो घर पे कोई हो और मैं तुरंत ही उसे शेयर कर पाऊँ, ऐसा हमेशा नहीं होता है जी। बस घर में आ जाना और थोड़ा सा सुकून महसूस करना, वो शांति महसूस करना, तो उस दर्द को थोड़ी ठंडक मिल जाती है। तो जब हम मिलते हैं तो बात हो ही जाती है। ईश्वर पे विश्वास रखती हैं, पूजा करती हैं? पूजा नहीं करती हूँ, ईश्वर पे विश्वास करती हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, शायद नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मतलब देशपांडे परिवार में सब लोग विवेकवादी हैं। तो बचपन से मैं बहुत धार्मिक या ईश्वर की ओर मुड़ने वाली नहीं रही, मेरे घर में भी वैसे माहौल नहीं रहा काफी ऐसे। पर फिर भी देशपांडे परिवार में आकर मैंने ये सीखा है कि जो आप करते हो वो आप ही को करना है, और जो सहना है वो भी आप ही को सहना है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इसके कारण ये हुआ है। जो हुआ है, जैसे हुआ है, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू डील विथ इट।
तो मैंने वो काफी हद तक सीख लिया है, ऐसे मैं कह सकती हूँ। तो कर्मों पे विश्वास है जी, करनी पे विश्वास है। मैम क्योंकि आप कथाएं भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं, आपकी कंपनी आपने शुरू की, क्या नाम है वो कंपनी? मुद्रा कम्युनिकेशंस। और क्या करती हैं मुद्रा कम्युनिकेशन में? मुद्रा कम्युनिकेशंस में अनुवाद करती हूँ, जिसे हम टेक्निकल ट्रांसलेशन कहते हैं, वो भी करती हूँ प्रोफेशनली। जैसे कि आपने इतने सारे ब्रांड्स के नाम लिए, तो इनके लिए कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग करती हूँ, ऑडियो बुक्स करती हूँ, वॉइस ओवर्स करती हूँ, और कई बार मतलब मेरा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ भी मैं काम करती हूँ, तो उनके भी डेटा एनालिसिस टाइप का काम होता है, ट्रांसलेशन का काम होता है, तो वो भी करती हूँ। बहुत सारे कलाकारों से आपकी मुलाकात हो चुकी है एक फेस्टिवल के दौरान। ऐसे फेस्टिवल्स हुए जहाँ पे आपकी अलग अलग फेस्टिवल्स में मुलाकातें हुई? एक वर्ष में लगभग 3-4 तो हो ही जाते हैं। हाँ, तो उनमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको हमने सुना है, देखा है, लेकिन देखा है मतलब टेलीविजन पे देखा है या यूट्यूब पे देखा है, लेकिन उनसे आपको मिलने का सौभाग्य मिला? कई सारे कलाकार हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि आप जितने भी कलाकारों को जानते हैं, ये सबसे बड़े कलाकार हैं इस क्षेत्र के, तो उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। तो आप कह सकते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन खां साहब है, बेगम परवीन सुल्ताना जी है, उस्ताद दिलशाद खां साहब है, उस्ताद अमजद अली खां साहब है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी है, पंडित विश्व मोहन भट्ट है, उनके बेटे भी हैं, और पंडित शिव कुमार शर्मा के बेटे राहुल शर्मा जी, उनके साथ भी काम कर चुकी हूँ। उसी तरह से मैंने दक्षिण भारत के जो बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। तो संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष रह चुकी लीला सैमसन जी हूँ, या फिर बहुत सारे पंडित वेंकटेश कुमार जी हों, कई सारे, लॉन्ग लिस्ट है जी, बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन इन सब से मिलकर जो मूल मंत्र या उसका जो निचोड़ है वो क्या है? इन सब से मुलाकात करने के बाद जो आपने सीखा? निचोड़ ये है कि आप हमेशा सीखते ही जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कभी कि मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जी। वैसे भी संगीत ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आप जितनी गहराई में जाए और गहराई आपको दिखती ही जाएगी। तो जितना आप ज्ञान बटोर सके उसे बटोर लें। और इन कलाकारों से मैंने सीखा, इतने बड़े कलाकार हैं पर इतने विनम्र है, जिसे हम डाउन टू अर्थ कहते हैं जी, उससे भी शायद ज्यादा ये होंगे ये लोग। तो मैंने उनसे वो सीखने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो जब आप इन बड़े बड़े संगीत से जुड़े हुए महारथी जो है, इनके साथ जब मुलाकात आपकी हुई, तब आपके अंदर का जो वो आपकी जो अंदर की जो संगिनी है, क्या वो जागृत हुई? कभी ऐसा लगा कि अब बाकी सब छोड़ देती हूँ और संगीत की तरफ वापस से अपना रुझान मोड़ देती हूँ? मुझे हर फेस्टिवल में ऐसे लगता है। लेकिन फिर क्या होता है कि वापस आप स्क्वायर वन पे आ जाती है? नहीं, संगीत ऐसी विधा है कि जिसमें आपको सतत रियाज की आवश्यकता होती है जी। एक बार जो छूट जाए, आज भी मैं अगर कहूँ कि नहीं, यहाँ से जाकर मैं रियाज शुरू कर देती हूँ, तो फिर भी मुझे बहुत मेहनत, बहुत रियाज करने की जरूरत है फिर एक बार स्टेज पर आने के लिए जी। तो मेरी वो लिमिटेशन मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसी समय वो जो परफॉर्मेंसेस होती है कलाकारों की जी, उसके पीछे जो थ्योरी होती है जी, उसके पीछे जो विज्ञान होता है, वो मैं जरूर समझ लेती हूँ। और फिर संगीत का जो ज्ञान है जी, उसे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, उसके साथ रहने की कोशिश करती हूँ। मैम, जब अपनी अपने एक यादों की मेमोरी में जब आप जाती हैं जी, है ना, यादों की क्या कहते हैं, बैक पीछे जाती, रिवाइंड जब करती हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें थी, याद कीजिएगा, पिंपरीकर परिवार की या आप द हाउस ऑफ पिंपरीकर्स की, जो आपको बहुत अलग लगी जब आप देशपांडे परिवार में आई? बहुत, दोनों परिवार काफी मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत फर्क है। एक फर्क जो मैंने आपसे कहा कि देशपांडे परिवार बहुत ज्यादा रैशनलिस्ट है या बहुत ज्यादा रैशनलिज्म में विश्वास रखता है जी, और मेरे घर में थोड़ी बहुत पूजा या ये सब चीजें थोड़ा बहुत होता है। इसके अलावा बहुत फर्क है ये मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि बचपन से ही मुझे पूरी आजादी थी सब कुछ करने की। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ, ये सोच मेरे परिवार ने, पिंपरीकर परिवार ने मुझे दी
कि आजादी या स्वतंत्रता दी नहीं जाती है जी, वो व्यक्ति की होती ही है, बस उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आजाद हिंद सेना के सुभाष चंद्र बोस की सोच कहीं ना कहीं वो किताब याद आ गई मुझे, या वो व्यक्ति विशेष याद आ गए। मैम अब चूंकि इतना काम किया है और बहुत सारा काम, गॉड हैज बीन काइंड, आई मीन योर वर्क हैज बीन काइंड, गॉड हैज बीन काइंड, आज नहीं कह सकता लेकिन आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ। तो गॉड हैज बीन काइंड टू यू, आपको बहुत सारा काम मिला है, काम मिल रहा है, आप अच्छा काम कर रही हैं और समाज के क्षेत्रों में भी आपने अच्छा काम किया है। मैम कुछ चीजें समाज में घट रही हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक पर्सपेक्टिव उस पर दें। एक वक्त था मैम जब फैमिली कोर्ट में केसेस नहीं हुआ करते थे, अब फैमिली कोर्ट में केसेस की भरमार है। द नंबर ऑफ डिवोर्सेज आर इंक्रीजिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत। क्या वजह हो सकती है? हम शायद एक दूसरे से जो हमारा संवाद है वो कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है। दूसरा, हम टीवीज में, मोबाइल्स में इतना खुद को डुबो चुके हैं जी कि रिश्तों पर एक काम करने की जरूरत होती है। हमेशा रिश्ते ऐसे अपने आप ही चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर वक्त काम करने की जरूरत होती है। तो वो जो काम करना होता है वो शायद कम हो गया है। एक दूसरे को समझना कम हो गया है। हम कई बार दूसरों को टेकन फॉर ग्रांटेड जिसे कहते हैं वो तो हो जाता है, हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, दूसरे हमारे लिए नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा एटीट्यूड भी होता जा रहा है। तो यही वजह है शायद। और फिर थोड़ा सा हमारी सहनशीलता भी कम होती जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। मैम कितने बच्चे हैं आपको? मेरी एक बेटी है। क्या करती हैं? वो क्या नाम है? उसका नाम आभा है और वो MBA कर रही है। तो आभा देशपांडे से, क्योंकि जब आभा देशपांडे का जन्म हुआ होगा उसके बाद सबसे पहली जो आभा देशपांडे की जो मित्र बनी होंगी, मैत्री जो बनी होंगी, वो आप होंगी, बिल्कुल, है ना? और आपकी भी एक एक नया यंग फ्रेंड बना होगा आभा देशपांडे के रूप में। मैम कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने आभा देशपांडे से सीखी? उन्होंने तो बहुत कुछ सीखा होगा, आई एम श्योर। जी, वो तो माँ बाप चाहे और अनचाहे में सिखा ही देते हैं। जी, आभा से मैंने ये सीखा है कि वो चीजों को बहुत अलग दृष्टि से देखती है, जो कि हर जनरेशन की खासियत होती है। हर पीढ़ी अपने हिसाब से देखती है चीजों को। तो आज के हिसाब से चीजों को कैसे देखा जा सकता है, ये मैं उससे सीख रही हूँ। क्योंकि आज भी चीजें हर रोज बदलती हैं। बिल्कुल सच। जब हम छोटे थे तो शायद चीजें 15 दिनों में, महीना भर में बदलती थी, आज हर रोज बदलती हैं। और मैं जब छोटी थी तो मेरा जो ओपिनियन है या फिर मैं जो कहना चाहती हूँ वो कहने में शायद हिचकिचा जाती थी। आज की जो पीढ़ी है वो बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है। सही हो या गलत हो, वो अपना ओपिनियन जरूर देती है। तो ये बात भी मैं सीख रही हूँ कि जो सच है वो तो मैं बोल ही दूं। मैम देशपांडे सर से कितने साल हो गए विवाह को? 25 साल हो गए। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। है ना? मैम इन 25 सालों में आई एम श्योर उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। आपने उनसे क्या सीखा? कोई भी चीज हो उसमें पूरी तरह से सपोर्ट करना। मतलब शायद हो सकता है कि एक दो चीजें में उन्हें हिचकिचाहट हो सपोर्ट करने में, पर उन्होंने कह के मुझे सपोर्ट किया है कि मुझे ये चीज थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, देख लेना, पर तुम कर सकती हो, या फिर तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तुम्हें करना चाहिए। तो हर चीज में सपोर्ट, बिना कुछ कहे सपोर्ट करना। लोग मुझे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड को तो बहुत गौरव महसूस होता होगा, बहुत अभिमान करते होंगे आप पर जी, पर वो इस तरह के इंसान है कि वो कहेंगे कुछ नहीं पर महसूस सब कुछ करेंगे। मैम अक्सर महिलाओं के साथ एक अन्याय नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसी चीज घटती है जिसको लेकर उनके मन में हमेशा बात रह जाती है, वो है रिकग्निशन एट होम। क्योंकि समाज तो रिकॉग्नाइज करता है, अप्रिशिएट करता है, लेकिन जब अपने ही घर में अपने ही लोग जब रिकॉग्नाइज न करें तो ज्यादा दर्द होता है। आपके साथ कैसा हाल है? कभी नहीं हुआ ऐसे। ऐसे कभी नहीं हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ इस बात को लेकर
कि मेरे घर में मतलब मेरे माता पिता तो मेरी प्रशंसा करते ही थे। मतलब उस समय इतनी डायरेक्टली नहीं होती थी जब हम छोटे थे, तो इनडायरेक्टली भी जैसे भी हो वो जरूर करते थे। वो उनके बर्ताव से समझ में आ जाता था कि नहीं ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी है। पर जब देशपांडे परिवार में आई तो सबसे ज्यादा प्रशंसा करने वाली मेरी सासू माँ थी, मेरे ससुर जी थे। मेरे हस्बैंड के चाचा भी हमारे साथ रहते थे, तो उन्हें भी बहुत मतलब दिल खोल के प्रशंसा करना जिसे कहते हैं, और हर तरीके से, हर तरह से, हर एंगल से साथ रहना जिसे हम कहते हैं, वो मैंने इस परिवार में महसूस किया। उसकी कमी कभी मुझे महसूस नहीं हुई। और हस्बैंड तो है ही। What's a mood spoiler for you? क्या कौन सी ऐसी चीज होती है जिससे वृषाली देशपांडे जी का मूड खराब हो जाता है? अमूमन तो ऐसे होता नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज के साथ एडजस्ट शायद कर सकती हूँ ज्यादातर चीजों के साथ। पर जब कोई पीठ पीछे बोलता है या फिर कोई वक्त देकर भी वक्त का ख्याल नहीं रखता है, तो मेरा मूड खराब हो जाता है। कौन सी ऐसी चीज है जो खिलाने है ना, फूड जो खिलाया जाए और वृषाली देशपांडे आपके रुके हुए काम भी कर देंगी, या मना लिया जाए उनको? ऐसा तो मैं करती नहीं हूँ। नो करप्शन? बिल्कुल नहीं। मैम, कौन सी ऐसी क्योंकि मैं एक रेडियो जॉकी रहा हूँ और आप एक रेडियो प्रेजेंटर रही हैं, तो ये बात आपसे नहीं पूछूंगा तो गलत हो जाएगा, और आप संगीत से जुड़ी हैं तो ये बात और भी पूछना जरूरी है कि मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि हर किसी का दिल एक FM चैनल है, और हर वक्त हर किसी के दिल में कोई ना कोई गाना बजता रहता है। ऐसा कोई भी एक ऐसा गाना, बड़ा मुश्किल होगा ये, लेकिन ये कहना कि ऐसा कोई एक गाना आपके दिल के FM में हमेशा बजता रहता है, मतलब आप किसी भी मूड में रहे वो गाना टॉप ऑफ द माइंड रहता है। मधुबन में राधिका नाचे रे, और तो क्यों? मन अपने आप नाचने लगता है। मैम, अब आगे क्या? इतना सारा काम किया, मुद्रा कम्युनिकेशंस आपकी कंपनी जो काम कर रही है, ट्रांसलेशन हो, ऑडियो बुक्स बनाना हो, ये सब जो काम आप होस्टिंग आप जो एंकरिंग कर रही हैं, मैम अब आगे क्या? व्हाट्स इन द बकेट लिस्ट? क्या क्या करना है? बकेट लिस्ट तो मैंने ऐसे कुछ बनाई नहीं है कि मुझे ये मकाम हासिल करना है, वो मकाम हासिल करना है। पर हाँ, ये जरूर मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ लिख पाऊँ जो समाज के लिए भी अच्छा है, जिसे हम अच्छा साहित्य कहते हैं जी। उस तरीके का कुछ लिख पाऊँ, या उस तरीके का कुछ कर पाऊँ, उस तरीके का कुछ सोशल वर्क भी कर पाऊँ, तो वो कोशिश मेरी जारी रहेगी। मैम, ये मेरा आखिरी सवाल हो जी। अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम टाइटल में लिखा गया, वृषाली देशपांडे, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? ये भी बहुत मुश्किल है, पर तो कुछ सवाल मैं आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लेता हूँ। जी। नहीं, she tried to be happy always. She tried to be happy always. Yes. पर कोशिश क्यों? कई बार ऐसे हो जाता है कि आप खुश नहीं रहते हैं, मतलब वो क्षण होता है जिसमें आप खुश नहीं रहते हैं, फिर आप उससे एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है मैम, उम्मीद है कि आप ये कोशिश न करें, चीजें आपके साथ बड़ी ऑर्गेनिक और रियल तरीके से रहे, आप हमेशा खुश रहें, बिकॉज आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुश रहेंगी तो अच्छा लिखेंगी, अच्छा कहेंगी, और वो बात वो लोगों तक पहुंचेगा जो उनके अंदर में अच्छाई और सच्चाई दोनों ही जागृत करेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छाई और सच्चाई बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अंदर ढूंढे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी शब्द आपने अभी इस्तेमाल किए हैं वो सच हो। वो हो गए, बिल्कुल, है ना मैम? क्योंकि सरस्वती माँ सिर्फ सच्चाई ही देखती है, और उनका आशीर्वाद आप पे भी है और मुझ पर भी है। तो उम्मीद है कि ये सच्चाई जो है और सरस्वती का जो आशीर्वाद है
वो जीवन में जीवन को सुखमय बनाए। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपके सारे व्यूअर्स को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। आपको भी राज जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, वैशाली देशपांडे मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं समाज में जो अपनी कोशिश जो है वो अलग तरीके से करते हैं। वो कहते हैं ना कि आज़ादी के वक्त के पहले 1857 के बाद एक जो मुहिम छेड़ी गई भारत को आज़ाद करने की, उसमें जो लोगों ने योगदान दिया, हम सिर्फ कुछ ही लोगों का योगदान हमारी हिस्ट्री की इतिहास की जो किताब है वो हमें कुछ ही लोगों के बारे में बताती कि इनका योगदान था, लेकिन जो लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश को आज़ाद करने के लिए, हम उनको भी नहीं भूल सकते। सिर्फ एक व्यक्ति या कुछ लोगों को धन्यवाद करना ही जरूरी नहीं, उन सब लोगों को धन्यवाद करना जरूरी है जो जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश को आज़ाद करने में। वैसे ही समाज में बहुत सारी ऐसी बेड़ियां हैं जिनसे आज़ाद करने की कोशिश कई सारे लोग करते हैं। तरीके सबके अलग होते हैं। किसी का तरीका होता है काम करना और उसका प्रसार और प्रचार नहीं करना, और कुछ लोग प्रसार और प्रचार के माध्यम से कोशिशें करते हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे द बेंचमार्क इज कि हम जब अपने समाज के लिए कुछ करते हैं तो उसमें हमारा जो इंटेंट है वो बड़ा सॉर्टेड, बड़ा क्लियर रहना चाहिए। वैशाली देशपांडे जैसे लोग जब समाज में आते हैं और वो अपना इंटेंट क्लियर रखते हैं, काम करते हैं, तो हम इस बात पे तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि समाज में बदलाव आएगा, वो चीजें होंगी जो चीजें होनी चाहिए। लेकिन एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, एक दायित्व हमारा भी बनता है कि हम भी ऐसे लोगों का साथ दें और उन्हें योगदान दें ताकि वो आगे बढ़े। वैशाली देशपांडे जी की कहानियां अगर आपको पसंद आई तो आप इसे जरूर शेयर कर अपना सपोर्ट दीजिएगा ताकि उनकी कहानी लोगों तक पहुंचे, और ये उन तक पहुंचे जिन तक, क्योंकि ये जो नए समय के नए जनरेशन की जो बच्चियां हैं ये बिल्कुल तैयार है। इन्हें शायद जीते जागती कहानियां जब सुनने को मिलेगी तो शायद ये और अपना रोल अच्छे से अदा कर पाएंगे। ये कोशिश है राज की बात की, इसीलिए हम विमेन ऑफ द ईयर ये शो करते हैं। अगर आप भी किसी विमेन ऑफ द ईयर को जानते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने माता पिता के सिखाए हुए रास्तों पर जीवन भर चलने के लिए प्रतिबंध अपने आप को प्रतिबद्ध करती हैं, जीवन भर वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझती है और खुद को खुश रखने की कोशिश में पहले दूसरे को खुश रखती है, तो समझिए वो वैशाली देशपांडे बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।